यानी कि एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स यूज़ करती हैं जो इंडस्ट्रीज, उन्हें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एक्सेट्रा इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स। ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आती हैं, जैसे कॉटन, जूट, ये सब जो होते हैं एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स यूज़ करके ये लोग कपड़े प्रोड्यूस करते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजिशन इन द इंडियन इकोनॉमी बिकॉज इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 14% टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनाती हैं। टोटल जो इंडस्ट्री का प्रोडक्शन होता है उसमें 14% टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज से होता है, और ये जीडीपी की कितनी कंट्रीब्यूट करती हैं? आई थिंक ये 4% जीडीपी की कंट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या दिया है। तो देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन 35 मिलियन पर्सन्स, यानी कि इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 35 मिलियन लोग एम्प्लॉयड हैं। ठीक है। यानी कि ये बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट है एग्रीकल्चर के बाद। एग्रीकल्चर जो होता है उसके बाद ये सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री होती है। ठीक है। एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स इसमें 24.6% होता है। इससे फॉरेन एक्सचेंज कितना आता है? 24.6% जो फॉरेन एक्सचेंज आता है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की वजह से आता है। ठीक है। और 4% ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू चेन। मतलब यहाँ पे इसमें क्या होता है, ये सेल्फ सफिशिएंट एकदम होती है। इसमें रॉ मटेरियल से लेकर के ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो सारे जो होते हैं वो बहुत ही सही अमाउंट में यहाँ पे होते हैं। अब अगर बात की जाए टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें तो इसमें कॉटन टेक्सटाइल की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन टेक्सटाइल इन एंशियंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक्स। आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम्स केम इनटू यूज़। मतलब पहले क्या होता था, पहले जो कॉटन टेक्सटाइल्स थी वो कैसे बनती थी? हैंडलूम्स से। ठीक है। हैंड से स्पिनिंग की जाती थी और हैंड से ही वीविंग की जाती थी। तो हाथ से ही पहले लोग स्पिनिंग और वीविंग करते थे। ठीक है। लेकिन 18th सेंचुरी के बाद क्या आया? पावर लूम्स आई, यानी कि मशीन्स आई। ठीक है। पावर लूम्स आई। आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड अ सेटबैक ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड। अब क्या हुआ था, एक टाइम पे इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा मिल के कपड़े बन के आते थे। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एग्रीकल्चर जो होता है ना वो बहुत कम होता था। तो वहाँ पे जब लोग एग्रीकल्चर करते तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो लोग उनको गवर्नमेंट फंड करती थी। ठीक है। तो जो अब उन लोग को जब उसका पैसा पहले ही मिल जाता था तो जो वो लोग प्रोड्यूस करते थे उसका कॉस्ट जो रहता था वो कम रहता था। तो जब उसका कॉस्ट कम रहता था, चीप रहता था, तो लोग क्या करते थे? चीप प्रोडक्ट्स इंडिया में लेने लगे। और हम लोग का क्या था कि हम लोग यहाँ बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर पे ही लोग डिपेंड रहते हैं, और यहाँ पे इतना ज़्यादा फंडिंग भी नहीं होती है गवर्नमेंट द्वारा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमारी इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था जब इंग्लैंड से कपड़े आने लगे थे। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854। अब सबसे पहला जो सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल था वो मुंबई में इस्टेब्लिश हुआ था 1854 में। द टू वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन यूरोप। इंडिया वॉज अ ब्रिटिश कॉलोनी। देयर वॉज अ डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, हैंस दे गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब अगर हम देखें कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डेवलपमेंट कैसे आई, ये इसका बूस्टअप कैसे हुआ, अचानक से ये इतना ज़्यादा फेमस कैसे हो गई, तो क्या हुआ कि जब वर्ल्ड वार हो रहा था तो ब्रिटिश कॉलोनी थी इंडिया। ठीक है। इंडिया गुलाम थी ना ब्रिटिशर्स की। तो उसमें क्या हुआ कि यूके के लोगों को कपड़ा चाहिए था, तो ये लोग क्या कहते हैं उन्हें सप्लाई करने लगे। तो कॉटन टेक्सटाइल इसलिए बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। As on 30 November 2011, there are 1946 cotton and human-made fiber textile mills in the country. अब अगर 30 नवंबर 2011 की बात की जाए तो 1946 कॉटन एंड ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल्स थे कंट्री में। अबाउट 80% ऑफ दीज आर इन द प्राइवेट सेक्टर एंड द रेस्ट इन द पब्लिक एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ हैं इनमें से अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की अगर बात की जाए तो 80% जो है वो प्राइवेटली ओन हैं। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर के हैं, और बाकी जो हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर के हैं। यानी कि 80% जो हैं वो तो प्राइवेट सेक्टर के हैं, बाकी जो हैं वो पब्लिक सेक्टर के हैं या फिर कोऑपरेटिव सेक्टर्स के हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर सेवरल थाउजेंड, और बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रीज भी हैं जो कि जिनमें केवल 4 से 10 लूम्स ही हैं। मतलब बनाने वाली मशीन से 4 से 10 ही हैं, यानी कि बहुत छोटी छोटी फैक्ट्रीज हज़ारों हैं। इन दी अर्ली ईयर्स द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वॉज कंसनट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। पहले क्या होता था कि जो कॉटन था वो केवल महाराष्ट्र और गुजरात साइड में होता था। अब इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न था ब्लैक सॉइल।
जैसा कि हम जानते हैं इस रीजन में ब्लैक सॉइल पाया जाता है, तो ब्लैक सॉइल पे कॉटन बहुत अच्छे से ग्रो होता है और वहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो भी ह्यूमिड होता है और वैसा ही इसे क्लाइमेट भी चाहिए होता है। अब देखिए वहाँ पे क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन, वहाँ पे कॉटन मिल जाता है, मार्केट वहाँ पे अच्छी है, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज अच्छी हैं इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, लेबर हैं, मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए होता है कॉटन को, ये सब जो होता है इसके वजह से वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। दिस इंडस्ट्री हैज़ क्लोज लिंक्स विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइड्स अ लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर्स एंड वर्कर्स इंगेज्ड इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकेजिंग, टेलरिंग एंड सीविंग। क्या है कि ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, जैसे कि जो फार्मर्स हैं जो कि कॉटन की खेती कर रहे हैं उन लोग को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी ही, फिर जो कॉटन बॉल को मतलब प्लक करते हैं उनमें से पौधों में से तोड़ते हैं उनको मिलेगी, फिर जो लोग इसको मतलब गिनिंग करते हैं, इसको स्पिनिंग करते हैं, बुनते हैं, ये सब करते हैं, वीविंग करते हैं और फिर उसे कलर डालते हैं, उसमें डाइंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं उसकी, फिर उसे पैक किया जाता है, फिर उसे टेलरिंग यानी कि उसमें स्टिचेस वगैरह लगाए जाते हैं, उसे वो किया जाता है, सीविंग की जाती है। तो इन सब लोगों को जो ये लोग सारे काम ये करने वाले हैं इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये देता है। द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मेनी अदर इंडस्ट्रीज सच एज केमिकल्स एंड डाइज, मिल्स, स्टोर्स, पैकेजिंग मटेरियल्स एंड इंजीनियरिंग वर्क्स। और ये इंडस्ट्री बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट करती है, जैसे कि केमिकल्स और डाइस की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, जो लोग केमिकल्स और डाइस प्रोड्यूस करते हैं, और पैकेज वगैरह के लिए जो स्टोरिंग के लिए जो इंडस्ट्रीज़ रखी जाती हैं मतलब होती हैं, पैकेजिंग के लिए जो पैक करती हैं उन लोग को, और इंजीनियरिंग वर्क्स यानी कि मशीनरी वर्क्स जो करती हैं उन पे, तो इन सबको वो क्या कहते हैं सपोर्ट देती है ये जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and designs for weaving in cotton, silk, zari, embroidery etc. मतलब क्या है कि स्पिनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फेमस है, स्पिनिंग जो होती है, ठीक है, जो चरखा वाला होता है, चरखा चलाना, वो स्पिनिंग बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ फेमस है। लेकिन जो वीविंग है, जो बुनाई होती है, वो हमारे यहाँ फेमस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे यहाँ यार्न जो होता है वो जो अच्छी क्वालिटी वाला यार्न होता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी यार्न से नहीं प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग बट वीविंग सप्लाइज लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट यूज मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। मतलब वीविंग से क्या होता है, अच्छी क्वालिटी फैब्रिक नहीं मिलती है क्योंकि यार्न जो होता है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। वीविंग इज डन बाय हैंडलूम, पावरलूम एंड मिल्स में भी वीविंग होती है, हैंडलूम्स में भी, पावरलूम्स में भी, लेकिन वीविंग इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है। द हैंडस्पन खादी प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज अ कॉटेज इंडस्ट्री। और जो हाथ से जो खादी बनाई जाती है, ठीक है, वो बहुत सारे घर बैठे लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, ठीक है। अब देखो, India exports yarn to Japan. Other importers of cotton goods from India are USA, UK, Russia, France, East European countries, Nepal, Singapore, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज़। ये जो यार्न है, अब हमने पढ़ा कि यार्न बढ़िया नहीं मिलता है वीविंग के लिए, तो ये यार्न जाता कहाँ है? जापान में जाता है, ठीक है। इंडिया जापान को यार्न एक्सपोर्ट करती है, ठीक है। और बाकी अदर जो इम्पोर्टर्स हैं यानी कि जो इंडिया से कॉटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स लेते हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? जैसे USA, UK, रशिया, फ्रांस, ईस्ट की जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, और नेपाल में भी जाता है, सिंगापुर में, श्रीलंका और अफ्रीकन कंट्रीज़, इन सारी कंट्रीज़ में जाता है, ठीक है। कॉटन गुड्स इंडिया से कॉटन इंपोर्ट करते हैं वो लोग। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ स्पाइंडल्स इन द वर्ल्ड विद 43.13 million spindles after China. Since the mid-80s, the spinning sector has received a lot of attention. अब स्पिनिंग हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जब वर्ल्ड क्लास होती है तो यहाँ पे जो स्पाइंडल्स हैं यानी कि जो स्पिनिंग करने की मशीन्स आती हैं वो भी बहुत ज़्यादा होंगी। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट इंस्टॉल कैपेसिटी रखता है, मतलब स्पाइंडल्स जो हैं वो हमारे दूसरे नंबर पे हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइंडल्स हैं हमारे यहाँ। चाइना में सबसे ज़्यादा हैं और इंडिया में उसके बाद हैं, सेकेंड हैं। सिंस द मिड-80s द स्पिनिंग सेक्टर हैज़ रिसीव्ड अ लॉट ऑफ अटेंशन, और यहाँ पे स्पिनिंग बहुत ज़्यादा फेमस है। वी हैव अ लार्ज शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑफ कॉटन यार्न अकाउंटिंग फॉर 1/4 ऑफ द टोटल ट्रेड। और हमारा जो कॉटन यार्न में जो मतलब पूरे वर्ल्ड में जो कॉटन रिलेटेड ट्रेड होता है उसमें हम लोग का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इंडिया का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। 1/4 टोटल ट्रेड में इंडिया का होता है कंट्रीब्यूशन। हाउएवर आवर ट्रेड इन गारमेंट्स इज ओनली 4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। अच्छा, अगर गारमेंट का पूरा देखा जाए, पूरे वर्ल्ड ट्रेड में गारमेंट का जो प्रोडक्शन देखा जाए उसमें से केवल 4% हमारा है। लेकिन अगर केवल कॉटन यार्न की बात की जाए तो हमारा 1/4 हिस्सा तो हमारा इंडिया ही कंट्रीब्यूट करता है।
Our spinning mills are competitive at the global level and capable of using all the fibers we produce. हमारी spinning mills जो हैं वो हमने पहले ही पढ़ा कि वर्ल्ड क्लास हैं, ठीक है. The weaving, knitting and processing units cannot use much of the high quality yarn that is produced in the country. बाकी ये जो spinning के अलावा ये जो weaving है, knitting है और ये सब जो हैं ये सब अच्छी क्वालिटी yarns नहीं यूज़ कर सकती हैं जो कि कंट्री में प्रोड्यूस होती है, क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर दी जाती है दूसरे कंट्रीज़ को. There are some large and modern factories in these segments, but most of the production is in fragmented small units. बहुत सारी बड़ी बड़ी और मॉडर्न फैक्ट्रीज भी हैं इन सब चीज़ों के लिए, वीविंग नीटिंग के लिए, लेकिन इसके लिए मोस्टली ये स्मॉल यूनिट्स में ही होता है, ठीक है, लोकल मार्केट्स में होता है. दिस मिसमैच इज़ अ मेजर ड्रॉबैक फॉर द इंडस्ट्री. और ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है हमारे यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ स्पिनिंग अच्छी होती है लेकिन बाकी ये सब जो है वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग, मतलब ये सब जो होता है ये सब बहुत ही, मतलब इन सबों की हालत जो है बहुत ही ख़राब है, ठीक है. लेकिन ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे लिए, क्योंकि अगर हमारे यहाँ हाई क्वालिटी यार्न प्रोड्यूस होता है तो उससे अगर हम लोग करते तो वो उससे हमें फ़ायदा होता है. एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ आर स्पिनर्स एक्सपोर्ट कॉटन यार्न वाइल अपैरल गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैव टू इम्पोर्ट फैब्रिक, ठीक है. अब देखो आगे. ऑल्दो वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी लॉन्ग स्टेबल कॉटन, द नीड टू इम्पोर्ट इज स्टिल फेल्ट. मतलब क्या है कि हम बहुत ज़्यादा हमारे क्या प्रोडक्शन तो होती है गुड क्वालिटी की, ठीक है, कॉटन के गुड क्वालिटी की, लेकिन फिर भी हमारे क्या इम्पोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. अब इतना हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में इम्पोर्ट की, यानी कि दूसरे देशों से लेने की ज़रूरत पड़ती है. पावर सप्लाई इज इरेटिक एंड मशीनरी नीड्स टू बी अपग्रेडेड इन दी वीविंग एंड प्रोसेसिंग सेक्टर्स इन पर्टिकुलर. अब क्या है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे क्या जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, पावर सप्लाई है ना, वो बहुत ही ख़राब है और मशीनरी नीड्स भी हमारी बहुत, मतलब अपग्रेडेड मशीन्स नहीं है हमारे क्या वीविंग वगैरह सेक्टर के लिए, ठीक है. अब मशीन्स नहीं अपग्रेडेड हैं और पावर सप्लाई जो है वो ख़राब है, इसलिए क्या कहते हैं हमें इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. अदर प्रॉब्लम्स आर दी लो आउटपुट ऑफ लेबर एंड स्टिफ कंपटीशन विद द सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री. अब ये जो सिंथेटिक फाइबर हैं ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस बहुत आसानी से हो जाते हैं, बहुत लॉन्ग ड्यूरेबल भी होते हैं, इसलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से इन लोग का, ठीक है. और लेबर आउटपुट भी कम होता है, इस वजह से इन सब वजहों से इम्पोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. तो ये सब हमने पढ़ा कॉटन टेक्सटाइल के बारे में. अब बात आती है जूट टेक्सटाइल्स की, ठीक है. इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ जूट एंड जूट गुड्स एंड स्टैंड्स एट सेकेंड प्लेस एज एन एक्सपोर्टर आफ्टर बांग्लादेश. अगर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो हमारे के यहाँ जूट सबसे, मतलब नंबर 1 पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है. हमारे के यहाँ सबसे ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता है. लेकिन अगर एक्सपोर्ट करने की बात की जाए, दूसरे देश को बेचने की, दूसरे देश में वो बेचने की बात की जाए तो वो बांग्लादेश के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है. पहले नंबर पे बांग्लादेश है. देयर आर अबाउट 80 जूट मिल्स इन इंडिया इन 2010-11. Most of these are located in West Bengal, mainly along the banks of the Hooghly River in a narrow belt. मतलब मोस्टली जो जूट टेक्सटाइल्स हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं, वेस्ट बंगाल साइड में पाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हुगली रिवर पाया जाता है. हुगली रिवर है वहाँ पे और मतलब क्या है कि वहाँ पे नदी है तो इसे मॉइस्ट इन्वायरमेंट वैसा भी चाहिए भी होता है. तो जूट जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है वो वेस्ट बंगाल में होता है. अब देखो, द फर्स्ट जूट मिल वॉज सेटअप नियर कोलकाता इन 1859 एट रिशरा. रिशरा एक जगह है कोलकाता में, वहाँ पे सबसे पहला जो जूट मिल इस्टेब्लिश हुआ था वो कोलकाता के रिशरा में हुआ था 1859 में. After partition in 1947, the jute mills remained in India, but 3/4 of the jute producing area went to Bangladesh. मतलब क्या हुआ कि जब पार्टीशन हुआ था ना 1947 में, तो जूट मिल्स तो हमारी इंडिया में रह गई, लेकिन जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे उसका 3/4 एरिया तो वो पूरा बांग्लादेश में चला गया. इसीलिए बांग्लादेश के पास अब बहुत ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होता है. मिल्स तो उसके पास है नहीं, मिल्स तो हमारे पास हैं, तो जूट वो उसके पास होता है, वो एक्सपोर्ट कर देता है. लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं. Factors responsible for their location in the Hooghly Basin are proximity of the jute producing areas, inexpensive water transport, मतलब वाटर इसे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है तो इनएक्सपेंसिव वाटर ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और रेलवे, रोडवे, वाटरवे हर चीज़ वहाँ पे अच्छी है, ठीक है. तो क्या है वहाँ पे कि वहाँ पे जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं, फिर वाटर ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, रेलवे, रोडवे और वाटरवे ये सारे भी अच्छे होते हैं. अबंडेंट वाटर होता है रॉ जूट के लिए, और वेस्ट बंगाल में जो लेबर होते हैं वो चीप लेबर, मतलब सस्ते में लेबर्स मिल जाते हैं, ठीक है. और भी मतलब जो सटे हुए स्टेट्स हैं बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश, इन सब से भी लेबर्स सस्ते में मिल जाते हैं. कोलकाता एज अ लार्ज अर्बन सेंटर प्रोवाइड्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड पोर्ट फैसिलिटीज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ जूट गुड्स. अब कोलकाता एक बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड एरिया है, हम जान ही रहे हैं. तो कोलकाता क्या करता है, बैंकिंग, इंश्योरेंस और भी फैसिलिटीज़ जूट के एक्सपोर्ट के लिए देता है, ठीक है.
अब आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्री इंक्लूड स्टिफ कंपटीशन इन द इंटरनेशनल मार्केट फ्रॉम सिंथेटिक सब्सटीट्यूट्स एंड फ्रॉम अदर कंपटीटर्स लाइक बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, इजिप्ट एंड थाईलैंड। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर इंडस्ट्री से इन लोग को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि इन लोग में मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है और ये ज़्यादा ड्यूरेबल भी नहीं होता है और ज़्यादा लोगों को अट्रैक्टिव भी नहीं लगता है। हाउएवर द इंटरनल डिमांड हैड बीन ऑन द इंक्रीज ड्यू टू द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ मैंडेटरी यूज़ ऑफ जूट पैकेजिंग। लेकिन जो डिमांड है इंडिया के अंदर, जो जूट की डिमांड है वो अच्छी है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी एक टाइम पे कर दिया था, गवर्नमेंट की पॉलिसी ने, कि अब हमें जूट से ही पैकेजिंग करनी है, यानी कि कोई भी जो भी सामान है उनकी पैकेजिंग जूट से ही होगी, इसलिए जूट का प्रोडक्शन होता है हमारे यहाँ। टू स्टिमुलेट डिमांड द प्रोडक्ट्स नीड टू बी डाइवर्सिफाइड। इन 2005 नेशनल जूट पॉलिसी वॉज फॉर्मुलेटेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूविंग क्वालिटी, इंश्योरिंग गुड प्राइजेस टू द जूट फार्मर्स एंड इन्हांसिंग द यील्ड पर हेक्टेयर। 2005 में, ठीक है, जो ईयर 2005 है उसमें नेशनल जूट पॉलिसी आई थी, ठीक है, 2005 में नेशनल जूट पॉलिसी आई थी। किस ऑब्जेक्टिव के साथ? कि मतलब जूट का प्रोडक्शन बढ़ जाए और क्वालिटी जूट की अच्छी हो, ठीक है, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, प्रोडक्शन बढ़ जाए और जो जूट के फार्मर्स हैं, ठीक है, उन लोग को अच्छा प्राइस मिलना चाहिए। और The main markets are USA, Canada, Russia, United Arab Republic, UK and Australia. The growing global concern for environment friendly biodegradable materials has once again opened the opportunity for jute products. अब जूट प्रोडक्ट्स के लिए क्या कहते हैं, एक बहुत ही बेनिफिट क्या था कि ये जो इन्वामेंट फ्रेंडली वाला ये सिनेरियो चल रहा है लोगों का, मतलब ये जो ग्लोबल कंसर्न है इन्वामेंट के लिए, तो उसके लिए जो जूट का प्रोडक्शन है वो भी रेज हो गया, क्योंकि प्लास्टिक्स को लोग अब नहीं यूज़ करना चाहते हैं, इसलिए जूट्स वगैरह का यूज़ अब बढ़ गया है, ठीक है। मेन मार्केट्स जो जूट के हैं वो कहाँ पे? USA, कनाडा, रशिया, यूनाइटेड अरब रिपब्लिक, UK और ऑस्ट्रेलिया में। अब बात की जाएगा शुगर इंडस्ट्री की, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब हम बात करते हैं शुगर इंडस्ट्री की। ये भी एक एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ही है। शुगर इंडस्ट्री, इंडिया स्टैंड सेकेंड एज अ वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसरी। इंडिया जो है वो क्या कहते हैं, शुगर का सेकेंड वर्ल्ड प्रोड्यूसर है, पूरे दुनिया में हम लोग सेकेंड प्रोड्यूसर हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट प्लेस जो है, फर्स्ट गुड़ की बात की जाए, जो गुड़ बनता है और खांडसरी, इन सब के प्रोडक्शन में हम लोग का इंडिया फर्स्ट प्लेस पे आता है। द रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बुल्की एंड इन हॉलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। मतलब ये क्या होता है कि ये बहुत ही बुल्की होता है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक प्रॉब्लम क्या होती है इसमें शुगर इंडस्ट्री में, कि इसमें अगर इसका जो प्रोडक्ट्स है इसे ट्रांसपोर्ट करने में क्या होता है, इसका जो मिठास होती है ना वो घट जाती है। वेयर शुड द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड। अब इसकी वजह से क्या होता है कि जहाँ पे शुगर केन है, ठीक है, जहाँ पे शुगर केन की फील्ड्स है वहीं पे इंडस्ट्रीज़ का होना ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे शुगर मिल्स पाए जाते हैं। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन सब जगहों पे शुगर मिल्स पाए जाते हैं ज़्यादा, ठीक है, और पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में भी पाए जाते हैं। 60% मिल्स आर इन यूपी एंड बिहार। जो 60% शुगर के मिल्स हैं ना वो यूपी और बिहार में हैं। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज़ आइडियली सिचुएटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। मतलब ये सीजनल होता है, जैसा हम जानते हैं कि शुगर केन 1 साल लेता है पूरा प्रोड्यूस होने में, ठीक है। अब देखो, इन रिसेंट ईयर्स देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र। दिस इज बिकॉज द केन प्रोड्यूस्ड हियर हैज़ अ हायर सुक्रोज कंटेंट। अब क्या है कि रिसेंट ईयर्स में जो मिल्स हो रहे हैं वो सदर्न एरियाज़ और वेस्टर्न एरियाज़ में शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे स्पेशली महाराष्ट्र में अब जो शुगर मिल है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस्टेब्लिश हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो केन होते हैं, शुगर केन्स, इनमें मिठास बहुत ज़्यादा होती है। द कूलर क्लाइमेट ऑल्सो इंश्योर्स अ लॉन्गर क्रशिंग सीजन, और यहाँ का क्लाइमेट भी कूल रहता है, इससे मतलब शुगर केन रहता है उसका ड्यूरेबल होता है वो। मोर ओवर द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स, और कोऑपरेटिव सेक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। महाराष्ट्र में हमने पढ़ा था ना शुगर इंडस्ट्री। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ द इंडस्ट्री। मेजर चैलेंजेस क्या है इसमें, मतलब चैलेंजेस क्या है इस इंडस्ट्रीज़ को, डिफ़िकल्टीज़ क्या है इसके लिए, कि सीजनल नेचर जो है इंडस्ट्री का, यानी कि साल भर में पूरा साल लग जाता है शुगर केन को होने में। फिर ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड ऑफ प्रोडक्शन का मेथड्स बहुत पुराना है, मतलब अभी भी मशीनरीज उतनी ज़्यादा अपग्रेडेड नहीं हुई हैं, मेथड्स जो है वो पुराना ही है। और ट्रांसपोर्ट डिले जो होता है उससे मिठास भी घट जाती है। और ये सब और भी क्या होता है कि जो शुगर केन के बैगैस होते हैं, बैगैस यानी कि ये जो इसका
वेस्ट मटेरियल्स होते हैं इसके, जब मतलब इसमें से जब वो इसका जूस एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है तो इसके जो वेस्ट मटेरियल बचते हैं उसका किस तरह से यूज़ किया जाए, तो ये सब जो हैं ये सब कुछ चैलेंजेस होते हैं शुगर इंडस्ट्री के लिए।